तो याद रखिएगा, मकबरा और गुंबद निर्माण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ किया भारत में? इल्तुतमिश ने। इसी ने एक भारत का सबसे पहला मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा याद रखना है, नसीरुद्दीन महमूद इसी नाम से अपन एक राजा भी पढ़ेंगे जो इस शमसी वंश का अंतिम राजा होगा। लेकिन मैं अभी जिस नसीरुद्दीन महमूद की बात कर रहा हूँ, ये इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था, एल्डर सन। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने पर यह भारत में पहला मकबरा बनाएगा, टॉम, पहला मकबरा। नाम क्या है उसका? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये किसका मकबरा है? तो इल्तुतमिश के बेटे का मकबरा है, बड़े बेटे का। साथ में याद रखना है, इसने बनाया, ये बनाएगा तीसरा। दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात याद रखना है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में, याद रखना। कहाँ है? तो दिल्ली में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह ये है अजमेर में, जिसको आज अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। इसी को बोला जाता है बाबा गरीब नवाज। बाबा गरीब नवाज यही है, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। तीसरा काम याद रख, तीसरा हो गया। चौथा याद रखना, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। बातें स्पष्ट हो रही है। और एक जामा मस्जिद बनाएगा, लेकिन बनाएगा बदायूं में। तो पांचवा याद रखना है, बदायूनी। जामा मस्जिद, अरे कई जगह जामा मस्जिद है, लेकिन ये कहाँ का जामा मस्जिद है? बदायूनी का जामा मस्जिद। किसके द्वारा बनाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ये इसके निर्माण कार्य। फटाफट इसकी बात करेंगे। तो इसने राजधानी बनाया दिल्ली को। दिल्ली में राजधानी बनाने से पहले ये कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूनी का सूबेदार था। जनता इसको कहाँ का राजा बना दी? दिल्ली का राजा बना दी, ठीक है। इसके साथ याद रखिएगा, ये इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया अपने नाम से। खुतबा पढ़वाया, खिलत प्रमाण पत्र खलीफा से लेके आया। साथ ही साथ याद रखना है, इसने एक युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1215 में। कौन सा युद्ध लड़ा? तराइन का तीसरा लड़ाई। पहला लड़ाई 91, दूसरा 92, बता दिया था उस दिन, 91, 92, और ये याद रखना 1215। तराइन के 3 लड़ाई, ठीक है। उसके साथ साथ याद रखना है, इसने दिल्ली को एक बहुत बड़े मुसीबत से बचाया। वो मुसीबत कौन सी थी? चंगेज खां। चंगेज खां का दिल्ली या भारत के पर आक्रमण होना तय हो जा रहता है, लेकिन उस आक्रमण को टाल देता है अपने सूझबूझ से। तो याद रखना है, मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा किया। उसके बाद इसकी 2 प्रथाएं याद रख, जो इसने 2 बड़े काम किए हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, क्या? इसने इक्ता सिस्टम लाया, इक्ता प्रणाली। और इस इक्ता को जो भी लेता था वो इक्तादार कहलाता था। तो सैलरी के बदले ज़मीन, ये क्या कहलाया? इक्ता प्रथा। और इसने 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया, जिसको क्या कहा गया? 40सा दल। इसके बाद ये इसके इस्टेब्लिशमेंट, मकबरा और गुंबद निर्माण की प्रक्रिया भारत में कौन प्रारंभ किया? तो भी इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने बड़े बेटे की याद में, इन मेमोरीज ऑफ एल्डर सन नसीरुद्दीन महमूद, इसकी याद में क्या बनाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाता है।
मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर बहुत ज़्यादा फेमस है ये। बाबा गरीब नवाज। कुतुब मीनार का निर्माण अधूरा का, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। उसके बाद बदायूनी में जामा मस्जिद याद रखना, ठीक। चलिए, इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, इसके बेटे का नाम रुकनुद्दीन फिरोज और बेटी का नाम रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के वारिसों में पहला नाम रखना है रुकनुद्दीन फिरोज और दूसरे तरफ रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो रुकनुद्दीन फिरोज जैसे इल्तुतमिश की देखो अपने ये एकदम लोल था, भकलोल, एकदम अयोग्य शासक, भकलोल एकदम। इसीलिए अपने जीते जी अपना वारिस या सक्सेसर किसको घोषित कर दिया था इसने? रजिया सुल्तान को, कि मेरे मृत्यु के पश्चात भारत का या दिल्ली सल्तनत में अगली शासिका कौन होगी? रजिया सुल्तान। और भाई साहब ने और एक और प्रथा चालू किया था, याद रखना, इल्तुतमिश ने ये बोला था अगर जुम्मा के दिन, जुम्मा मतलब शुक्रवार, जुम्मा के दिन कोई भी व्यक्ति लाल कपड़ा पहनकर मस्जिद के बाहर किसी भी चीज़ के लिए गुहार लगाएगा तो उसका गुहार सुना जाएगा, ठीक है। ये दो प्रथा चालू किया और भाई साहब 1236 में अल्लाह को प्यारे हो गए। 1236 में जैसे ये प्यारे हो गए तो फिर एक बार चालीसा दल ने अपना जौहर दिखाया। चालीसा दल ने बोला हम किसी भी महिला के अंडर में काम नहीं करेंगे, ये हमारे महत्वाकांक्षा के खिलाफ है। इसीलिए रजिया सुल्तान चूंकि एक महिला थी, इसलिए चालीसा दल ने दिल्ली का अगला सुल्तान 1236 में किसको घोषित कर दिया? रुकनुद्दीन फिरोज। इसकी खासियत ये थी रुकनुद्दीन फिरोज की कि ये मात्र एक पुरुष था, बाकी कुछ नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? ये पुरुष था। तो हेडिंग डालिए रुकनुद्दीन फिरोज। मैं आज क्लास ले लेके थक गया हूं, बैठ के बोलूंगा तो भी तो मतलब वही है ना, जो लिखने वाला बात होगा खड़े होके लिखूंगा। रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज ये शासक बना। शासक बना तो ये बेचारी गम में डूब गई। मेरे को मेरा पिताजी शासन दे के गया था, अचानक भयानक ये भकलोल बन गया शासक। लेकिन इसकी माँ इसको एक बात बताई कि तेरे पिताजी बेटा एक व्यवस्था करके गए हैं, क्या कि जुम्मे के दिन लाल कपड़ा पहन के आप मस्जिद के सामने बैठिए और आम जनता को अपनी तकलीफ़ बताइए और आपके तकलीफ़ का समाधान होगा। रजिया खुश, एकदम लाल कलर का कपड़ा पहनी। जुम्मा मतलब शुक्रवार, बाकी दिन नमाज अदा करना अलग है और जुम्मे के दिन नमाज अदा करना अलग है। तो जुम्मा का दिन बोलते हैं शुक्रवार को। तो शुक्रवार को मस्त मस्जिद के बाहर ये अपना आम जनता को अपना क्या सुनाई दुखड़ा कि मेरे पिताजी सबके सामने मेरे को शासिका घोषित कर चुके थे, आप लोग भी इसके गवाह हैं। उसके बाद भी ये चालीसा दल ने किसको राजा बना दिया? रुकनुद्दीन फिरोज। ये रुकनुद्दीन फिरोज इतना लोल था, अगर इसको भात मतलब चावल और दाल, ठीक है, एक प्लेट में देते थे तो वो कभी दाल बस को खाता था और भात को छोड़ देता था, चावल छोड़ देता था।
किसी दिन चावल बस को खाता था और दाल को छोड़ देता था। तो पूछते थे, अरे भाई दोनों को क्यों नहीं खाया? अरे मेरे कोई बताया नहीं दोनों खाना है। इस टाइप का भकलोल कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। ऐसे शासक चाहिए आपको कि कोई महत्व, किसी में कोई सही अच्छा शासक चाहिए। ऐसा करके गुहार लगाने लगी और जनता भी भावुक हो गई, हाँ ये ठीक बोलती है। और जनता ने पूरे बहुमत के साथ अगला 1236 में ही 1236 में ही भारत में पहली मुस्लिम शासिका या दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका के रूप में रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अगला शासिका घोषित किया। तो हेडिंग डालिए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। कार्यकाल छोटा था, जब तक बनी नहीं थी तब तक, लेकिन इसका शासिका बनना कुछ लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा था। किन लोगों को? यही चालीसा दल को। तो इसके बनते साथ चालीसा दल इसका बहुत विरोध करता था, मतलब प्रत्यक्ष रूप से विरोध ना करता था, लेकिन ये लोग दिन रात कल्पना करते थे भगवान किसी तरह ये मर जाए ताकि हम लोगों का कुछ अच्छा हो सके, क्योंकि इनको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था कि ये किसी महिला के अधीन काम कर रहे थे। आज भी आप अच्छा माने चाहे खराब माने, बहुत कम ही मुस्लिम महिलाओं को सामान्य शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा मैंने पाते देखा है। ठीक है, अरे ऐसा नहीं, बहुत कम, मतलब 20% नहीं, 80% उसमें नहीं है, और 20% जागरूक लोग देते हैं, लेकिन 20% से कुछ नहीं होना है। तो इनको, अरे और मैं तो बात कर रहा हूँ 1236 की, समझ में आ रहा है? तो 1236 में तो और समझ ले क्या हाल रहा होगा। लेकिन महिलाएं भी बहुत महान होती है, जब तक कुछ नहीं था तब कुछ नहीं। ये लड़कों, महिलाएं कितनी महान होती बता रहा हूँ। ये बोलती है लड़के बैल होते हैं, महिलाएं क्या बोलती है? लड़के क्या होते हैं? बैल। और फिर बोलती है हम लड़कों से कम हैं क्या? फिर महिलाएं क्या बोलती है? हम लड़कों से, अरे कहना क्या चाहती है ये महिला ही जाने। ठीक है, ये मैडम बन गई। उसके बाद जैसा एक लड़का दरबार में पेश होता है, टोपी पहनकर जाना चालू, जूता पहन के जाना चालू, साथ में याद रखना सिंगल एक ड्रेस ऊपर से नीचे तक, उसमें कहीं ज्वाइंट, मतलब उसको बोलते हैं कुबा। क्या बोलते हैं? तो कुबा पहन कर जाने लगी, टोपी पहन कर जाने लगी, जूता पहन, तलवार रख के जाती थी। अगर कोई महिला बड़े वाले पोस्ट में पहुंच गई, अच्छा खासा ऊपर पोस्ट में पहुंच गई, तो उसको पूछना, वो फिर क्या बोली पता है? मेन, व्हाट इज मेन? उसको ये भी नहीं पता चलता है कि पुरुष कौन है। ओ माय गॉड, मेन, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है कि कोई मेन होता है। ऐसी होती महिलाएं। ये बन गई। तो चालीसा दल ऑलरेडी चिढ़ता था, अस्त्र शस्त्र पुरुष टाइप का दरबार में जाना चालू कर दी, बाकायदा दरबार में बैठती थी। सबका दिमाग खराब, चालीसा दल वालों का तो और ज़्यादा खराब। एक महिला हो कि इतना तमाशा कर रही है, लेकिन इसने तोड़ निकाला। रजिया सुल्तान क्या की, इसी दिल्ली के पास में से एक इसका इख्तेदार था, मलिक याकूत, नाम याद रखना है। रजिया सुल्तान एक, भाई इक्ता प्रथा चालू हुआ, इख्तेदार मलिक याकूत, मलिक याकूत। मलिक याकूत जो इसका इख्तेदार था, इसको, अरे ये क्या था, बॉडी बिल्डर था, बाहुबली टाइप का।
तो बोले चालीसा दल को टेंशन देने के लिए मेरे को तो एक आध ठोक ऐसा पर्सनालिटी वाला चाहिए। तो अपना सारा दुख दर्द दिन रात किसको बताती थी? मलिक याकूत को। और आज अरे वो तो 1236 की बात कर रहा हूँ, आज अगर एक ही लड़की दिन में 4 बार किसी से मिल लेगी, बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा बोलेंगे अरे तो फांसी है भाई, है ना। वो 1236 में हल्ला कर दिया चालीसा दल ने कि ये याकूत से फंसी है। किससे फंसी है? याकूत से। अब वो फंसे रहे मत फंसे रहे, वो 40 तो हल्ला गांव में तो लड़का लड़की 2 मिनट बाद भी कर लिए, डोकरा हाँ चालू, पूरा गांव में बिजली तार की तरह फैल जाएगा। तो ये 1236-40 की घटनाएं हैं। तो ये तो और आग टाइप का फैला, तो सब मानने लग गए याकूत इसका क्या है? बॉयफ्रेंड। ये शांतिपूर्वक जीवन जी पाती इससे पहले ही भटिंडा, भटिंडा बोलने का मतलब पंजाब, पंजाब को उस समय तबर हिंद बोलते थे, तबर हिंद। तबर हिंद में एक और इसका इख्तेदार था मलिक अल्तुनिया, इसका भी नाम याद रखना। एक मलिक याकूत, इसका नाम मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया ये भी क्या था? इख्तेदार। ये बोला कि मैं किसी महिला के अंदर में शासन नहीं करूंगा, और मैं जितना, अरे पहले क्या किया, इक्ता से लेते लेते ज़मीन ले लिया, और जब जैसे इसके पास ज़मीन ज़्यादा हो गई अपने आप को वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। आई एम ए फ्री इंडिपेंडेंट रूलर, अपने आप को क्या घोषित कर दिया? इंडिपेंडेंट रूलर, स्वतंत्र शासक। मतलब ये एक प्रकार से बोला जाए तो बगावत कर दिया। रजिया सुल्तान देखी कि एक इख्तेदार ने बगावत कर दिया, ज़्यादा दूर नहीं था दिल्ली से भटिंडा, उस समय नाम था तबर हिंद, याद रखना है। उस समय भटिंडा या पंजाब को किस नाम से जाना जाता था? तबर हिंद। तो तबर हिंद के शासक अल्तुनिया को क्या करना है, इसके लिए ये चालीसा दल से पूछी कि क्या किया जाए। चालीसा दल तो चाहता ही था ये मर जाए, बोले युद्ध कर दो है। तो ये याकूत से पूछी क्या करें याकूत। याकूत भी तो वे दे जब देख तब ऐसे डंबल मारते रहता था, बोले युद्ध कर दिया जाए। वो भी क्या बोलता है? युद्ध कर दिया जाए। तो फाइनली इस विद्रोह को दबाने के लिए तबर हिंद पर क्या किया जाता है? तबर हिंद पहुँचते हैं। तबर हिंद का जब युद्ध होते रहता है किसके साथ? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच में। तो एक समय ऐसा रहता है कि रजिया सुल्तान बहुत भारी पड़ते रहती है, रजिया सुल्तान सुक्खा जीतते रहती है। लेकिन कुछ समय पश्चात युद्ध का परिणाम पलटना चालू हो जाता है। अब अल्तुनिया भारी पड़ रहा है रजिया सुल्तान के ऊपर। मतलब रजिया सुल्तान को समझ में आ गया कि अब मैं निपटी। जैसे रजिया सुल्तान को ये खबर समझ में, मतलब ये खबर क्या, इसको समझ में आ जाता है कि मैं हारने वाली हूँ। ये सीधा बोलती है मेरे से शादी करेगा क्या? किसको? अल्तुनिया को। और उधर याकूत देखते रहते हैं प्रेम किसी और से, प्रस्ताव किसी और को। अब मान ले वैभव, है ना, दिल्ली की शासिका तेरे को बोलेगी सुंदर अलग है, एकदम सुंदर, रजिया सुल्तान तेरे को ऐसा ऑफर देगी तो तू क्या करेगा? वही करेगा जो वो किया। अल्तुनिया बोला ठीक है, क्या बुरा है, बिहा कर लेते हैं दोनों। और याकूत क्या करता है? टेंट वेंट लगाता है, कुर्सी उर्सी ठीक करता है, बड़े बड़े वादे किसी और से, शादी किसी और से, यही है। ठीक है, तो ये अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का शादी हो जाता है। अब जैसे चालीसा दल को पता चलता है, अरे बाप रे, अभी तो रजिया सुल्तान और याकूत से ही टेंशन था, एक और नया उसका पति आ गया। कौन? अल्तुनिया। अब ये दोनों शादी करके कहाँ रहे? दिल्ली। अल्तुनिया बोला भाई अब कौन तबर वबर हिंद में रहेगा, अपन दिल्ली के शासक बनेंगे। ये दोनों शादी कर कुरा के आ रहे थे। अब चालीसा दल बोला बाप रे टेंशन है। तो इस चालीसा दल ने क्या किया?
डाकुओं का एक गिरोह से बात किया कि आपको भैया अल्तुनिया आ रहा है तो आ रहा है, अपना जितना चांदी सोना चांदी जवाहरात सब लेके आ रहा है रजिया सुल्तान साहब। ये नहीं बताया कि ये राजा रानी दोनों रहेंगे वहाँ, केवल डाकुओं को ये खबर दिया कि आपको वहाँ पर इतना ज़्यादा जायदाद मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं किए हो। और क्या चाहिए डाकुओं को। तो रॉबर्स वहाँ पहुँच गए, रात के अंधेरे में चकाचक काटना चालू। सवेरे उठ के देखते हैं तो अल्तुनिया भी काट दिए हैं, रजिया भी काट दिए हैं। ले, इसीलिए गाना बना है क्या, रजिया कहाँ फंस गई, गुंडों में। अनारकली डिस्को चली, अरे गाना सुने हो ना सब, रजिया गुंडों में, यही सब गाना बनता है बाद में। तो ये रजिया सुल्तान स्वाहा, चालीसा दल देखा, अरे वाह, रजिया सुल्तान जैसे मरी याकूत को भी मरवा दिया गया उधर, पूरा कहानी ख़त्म। अब सर्वे सर्वा कौन हो गए, फिर से चालीसा दल। लेकिन चालीसा दल कभी शासन नहीं करेगा, इनको फिर एक लोल चाहिए शासन करने के लिए। तो इनको बस कोई ना कोई लोल चाहिए। तो एक और अयोग्य आदमी बहराम शाह को शासक बना दिया गया। तो लिखिए, रजिया सुल्तान के बाद शासक कौन बनेगा, बहराम शाह। कौन बन गया, बहराम शाह। रजिया सुल्तान कब से कब तक थी, 1236 से 1240। बहराम शाह 40 से 42, 1236 से 40। रजिया सुल्तान नो डाउट एक कुशल शासिका थी, बहुत कुशल थी। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि रजिया सुल्तान के पतन का कारण, तो पतन के कारणों में सबसे पहला कारण लिखना है उसका महिला होना। मेंस में जब ये सवाल आता है रजिया सुल्तान के पतन का कारण, या रजिया सुल्तान एक कुशल शासिका थी फिर भी उसका पतन हो गया, कारण लिखिए। तो पहला कारण लिखना है आपको उसका महिला होना। रजिया सुल्तान का क्या होना, महिला होना। ब्रैकेट में लिखना, ये बात कौन बोला, मिनहाज उल सिराज बोला था। रजिया सुल्तान क्या महिला होना, ब्रैकेट में लिखना मिनहाज उल सिराज। ये बात किसने कहा था, या कथन किसने कहा था, तो मिनहाज उल सिराज। अरे किसका कोट पोएट था ये, इल्तुतमिश का। रचना बताया हो ना, तब कहते नासिरी। मिनहाज उल सिराज ने कहा कि रजिया सुल्तान का महिला होना ही उसके पतन का कारण बना। दूसरा पतन का कारण, चालीसा दल का महत्वाकांक्षी होना। उनको लगता था कि इनके साथ क्या हो रहा है, उनका एम्बिशन मार खा रहा था, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। ठीक है, तो चालीसा दल का महत्वाकांक्षा, ये भी एक कारण था उसके पतन का। और तीसरा और अंतिम कारण लिखिए, उनका पुरुष का वस्त्र धारण करना और अस्त्र धारण करना। वस्त्र और अस्त्र, पुरुषों के वस्त्र और अस्त्र धारण करना, क्लॉथ्स एंड आर्म्स। ये तीन प्रमुख कारण थे रजिया सुल्तान के पतन के। ठीक है, इसके बाद शासन किसको मिल जाता है, बहराम शाह को। सीधा लिखो, एक एक लाइन में लिखो, बहराम शाह 40 से 42। सीधा लिखो, अयोग्य शासक, अनवर्दी, बहराम शाह। सीधा एक लाइन में लिखना। उसके बाद मसूद शाह, अयोग्य शासक। ये रहेगा 42 से 46, 40 to 46 बहराम शाह। उसके बाद मसूद शाह, चालीस तक रजिया, 40 से 42 बहराम शाह। मसूद शाह 42 से 46।
नसरुद्दीन महमूद, ये रहेगा 1246 से 65। 66 लिखोगे तो भी चलेगा ना। एक दो बातें नसरुद्दीन महमूद के बारे में याद रखना। पहला बात तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा बात इसकी तो ये थी कि ये एकदम मितव्ययी था। मितव्ययी मतलब एकदम कम खर्चा करने वाला। एकदम कम खर्चा करने वाले को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल, कम खर्चीला। क्या था ये? कम खर्चीला। पहला बात। दूसरा बात याद रखना है, ये अपना जीवन जीने के लिए क्या करता था पता है? टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करता था। अरे नमाज पढ़ने से पहले टोपी लगाते, देखो गोल वाला, और ये लोग एकदम चाव से खरीदते थे। अरे राजा बनाया है। कौन बनाया है? राजा बनाया है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। मैं यही तो बताया हूँ, वो नहीं है, वो तो मर चुका है। नाम सेम है, क्या दिक्कत है? नाम क्या है? समान है, बस। उस समय भी जब बता रहा था तब भी बताया, अंतिम शासक आएगा शमसी वंश का। नाम सेम है, ठीक है। चलें आगे, इतना लिख लिए। चलिए फिर आगे देखो। इसने चालीसा दल के प्रभाव को कम करने के लिए ईरान से एक व्यक्ति को बुलाया। इसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। चालीसा दल के प्रभाव को कम करने के लिए, क्योंकि चालीसा दल कुछ ज़्यादा ही हावी हो रहा था। जब मर्जी तब इसको राजा बना देता था, जब मर्जी तब उसको राजा बना देता था। इसीलिए चालीसा दल के प्रभाव को कम करने के लिए ईरान से एक व्यक्ति को बुलाता है, जिसका नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन। और इसे एक पद देता है, नाइब का पद, नाइब। और नाइब का पद देता है। नाइब मतलब समझ ले उस समय का प्राइम मिनिस्टर, उस समय का प्रधानमंत्री। नाइब सुप्रीम पावर इसके पास होता था, नाइब का पद, नाइब। गयासुद्दीन तुगलक, ए भाई भाई भाई, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। और ये गयासुद्दीन बलबन बहुत चालू था। इसने अपनी बेटी का विवाह नाइब का, नाइब का। ये नाइब एक पोस्ट होता था, इसको बहराम शाह चालू करवाया था। ज़्यादा नहीं बताता मैं, तुम लोग को डर लगता है करके। ये जो बहराम शाह है, अभी थोड़ा देर पहले बहराम शाह बताया था। यही बहराम शाह क्या करता है? एक नया पद सृजन करता है, जिसको बोलते हैं नाइब का पद। नाइब ये एक पोस्ट होता है, सुप्रीम पावर जिसके पास रहता था उसको नाइब घोषित करते थे, नाइब का पद। तो ये बहराम शाह नाइब का पद लाता है। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद एक ईरान से व्यक्ति बुलाता है, गियासुद्दीन बलबन। इसको किस पद पर दे देता है? नाइब के पद पर नियुक्त कर देता है। और ये बलबन क्या करता है? अपनी बेटी का विवाह, अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर देता है? नसीरुद्दीन महमूद के साथ। और जैसे अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? ये नसीरुद्दीन महमूद। ये नसीरुद्दीन महमूद बलबन को क्या बोलेगा पता है? ये उपाधि देगा उल्ग खां। उलुग खां, ये क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में। उलुग खां की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो बलबन को। उल्ग खां टाइटल नसीरुद्दीन महमूद देगा, उल्ग खां की उपाधि किसको देगा? तो बलबन को देगा। लेकिन ये नसीरुद्दीन महमूद निसंतान था, इसका कोई भी वारिस नहीं था। इसीलिए याद रखना है, बलबन, गयासुद्दीन बलबन
इसका क्या बन जाता है? वारिस। इसीलिए गियासुद्दीन बलबन क्या बन जाता है? इसका उत्तराधिकारी, जो एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बलबनी वंश। किस नाम से जानते हैं? तो बलबनी वंश। ठीक, यहाँ से अपन क्लास देखेंगे कल।